हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th ज्योग्राफी डाउट क्लियर करने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखें कि रिसोर्स जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी सारे रिसोर्स हैं वो रिसोर्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनका मेन यूज क्या है, हम लोग उनको कैसे किस किस भाग में उसको कैटेगराइज किए हैं, इसके बारे में टोटल हम आज इस जानकारी देंगे कि रिसोर्स को हमारा टोटली मतलब कि कैसे इसको बचाया जाए, किस तरह से आप इसको यूटिलाइज अच्छे तरह से कर सकते हैं ताकि हमारे उसका पृथ्वी पर उसके कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, रिसोर्स रिसोर्स पहले देखिए कि होता क्या है। अगर कोई भी चीज़ हम रिसोर्स कब बोलेंगे, हाँ ये कोई मान लीजिए आप मेटल्स को एग्जांपल लेते हो तो मेटल्स को आप कब बोलोगे रिसोर्स है। हम दूसरे यहाँ पर भी ले सकते थे, लेकिन आप मेटल्स को ही सोचिए, आप मेटल्स को आप क्यों रिसोर्स की कैटेगरी में रखे हो, इसका कुछ रीजन तो होगा ना। ऐसे थोड़ी नहीं इसको मेटल्स और सैंड ये सब जितने भी हमारे पास बुक कॉपी जितने भी है सारा इसको क्यों रखा गया है। देखिए रिसोर्स पहले देखिए कि होता क्या है। ऐसे सबस्टांस या मटेरियल जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इजीली अवेलेबल हो और हमारे ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, हमारी पूर्ति करता हो, ऐसे मटेरियल को क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। उसको रिसोर्स कैटेगरी में रखा जाता है। मेटल्स क्या करता है, ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, पूर्ति करता है। मेटल्स में बहुत सारे मेटल्स आ जाएंगे, देखिए जैसे कि लोहा हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। तो ये सारे क्या करते हैं, हमारे कहीं ना कहीं तो हमारे काम में ही आते हैं ना। मान लीजिए लोहा का कोई वर्क नहीं होता तो क्या उसको हम लोग रिसोर्स के कैटेगरी में रखते हैं, नहीं रखते। मेटल्स में और मेटल्स होते हैं, लेकिन लोहा भी एक क्या है, वो रिसोर्स ही है। उसको देखते हैं आयरन और की खुदाई करती ये दिन भर में कितनी करोड़ का आयरन और निकाला जाता है। क्या उसे अगर मान लीजिए उसे अगर ह्यूमन की कोई जरूरत ही नहीं होती तो क्या क्यों उसको निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता। तो इसीलिए उसको रिसोर्स से कैटेगरी रखा जाता है। जितने सारे आप अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे होंगे, हेडफोन यूज कर रहे होंगे, या फिर बहुत सारे पेन पेंसिल जितने भी सारे यूज कर रहे हो, क्या है एक रिसोर्स ही तो है। इसी प्रकार सैंड स्टोन फिश फिश भी देखिए ये भी रिसोर्स ही है। अब क्यों रिसोर्स है इसको हम आगे आपको बताएंगे। इसमें अब देखिए इसको क्लासीफाई, अब रिसोर्स को देखिए चार भागों में क्लासीफाई किया गया है। हम लोग इसको क्यों क्लासीफाई क्लासीफाई किए हैं, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे माने मिलियंस मिलियंस की संख्या में रिसोर्स है। तो हम लोग एक साथ इसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग छोटे छोटे उसको पार्ट में बनाकर एक उसकी ग्रुपिंग कर कर उसको हम लोग इस तरह से हम लोग उसको ऊपरी ऊपरी बहुत फोकस कर सकते हैं रिसोर्स, लेकिन एक एक पढ़ेंगे तो बहुत सारा हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसको चार भागों में मेनली किया गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर कि कहाँ से वो उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके आधार पर हम आज क्लासिफिकेशन फर्स्ट किए गए हैं। इसको हम लोग अच्छी तरह से आगे देखेंगे, सारे को देखेंगे। अभी शॉर्ट में हम जान लेते हैं। अब ओरिजिन के आधार पर दो भागों में इसको बांटा गया है, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर यानी कि वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, इसके आधार पर भी ये इसको दो भागों में रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के दो भागों में इसको बांटे हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ओनरशिप। ओनरशिप यानी मालिकाना अधिकार। अब इसमें भी चार भाग में आपको आ जाता है। फर्स्ट इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। यानी इसका जो रिसोर्स हम लोग मालिक कौन है, इसके आधार पर हम भी क्लासिफाई किए हैं। और लास्ट हमारा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उसके किस तरह से विकास करे, उसकी स्थिति क्या है विकास करने की। इसके आधार पर चार भागों में बांटा गया है। पोटेंशियल डेवलप्ड एंड स्टॉक एंड रिजर्व्स। तो इसका मेन हम लोग देख लिए कि उसे क्लासिफाई किस प्रकार से किया गया है। चलिए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर दो भाग में देखें कि बांटा गया है, बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक किसको बोलेंगे, बायोटिक रिसोर्स में देखिए ऐसे रिसोर्स आ जाएंगे आपके जो कि हमारे बायोस्फीयर से प्राप्त हो और वो क्या हो, लिविंग थिंग्स हो। बायोस्फीयर से प्राप्त हो यानी और वो लिविंग थिंग्स हो। तो इसमें आपका हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। आप बोलेंगे कि ह्यूमन बीइंग भी क्या कोई
रिसोर्स है क्या? ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है क्या? इसको ह्यूमन की क्यों जरूरत पड़ रही है, आप सोच रहे होंगे। तो देखिए ह्यूमन को भी रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया है। अब क्यों रखा गया है, देखिए इसको हम आपको बताते हैं। आप अभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं या कोई भी आप ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, तो मान लीजिए ये किसके द्वारा बनाया गया है? इसका मैन्युफैक्चर कौन है? मैन्युफैक्चर इसका कौन किया है? तो इसको भी ह्यूमन भी बनाया है। अगर मान लीजिए ह्यूमन नहीं होता तो क्या आप वो जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, वो टीवी यूज़ कर रहे हो, तो क्या आप उसको कभी देख पाते? नहीं देख पाते ना। तो वो आपके लिए एक नीड्स को पूरा किया कि नहीं किया? तो हम रिसोर्स कैटेगरी में क्या देखे थे कि कोई भी सबस्टेंस या मटेरियल एनवायरनमेंट में प्राप्त हो और वो एक नीड्स को पूरा करे, उसको बोलेंगे रिसोर्स बोलेंगे। तो ह्यूमन क्या है? एक रिसोर्स है। फ्लोरा एंड फौना है, ये भी इसमें भी सारा जितने भी पेड़ पौधे फूल जितने भी आ जाएंगे और जीव जंतु सब है इसमें है। अब है फिशरीज एंड लाइफ जीव जंतु। तो इसमें सारे आप देख लीजिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स है और हमारे बायोस्फीयर में ऑप्टेन बायोस्फीयर से ऑप्टेन हो उसे बायोटिक रिसोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट है एबायोटिक रिसोर्स। अब एबायोटिक रिसोर्स वैसे रिसोर्स को रेफर करता है जैसे कि वो नॉन लिविंग थिंग्स और हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो, इकोसिस्टम में अवेलेबल हो। तो इसमें आपका एबायोटिक्स में लिविंग थिंग्स होगा, उसमें नॉन लिविंग थिंग्स होगा। देखिए एग्जांपल में हो जाएगा रॉक्स, मेटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा चीज इसमें जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाते हैं उस कैटेगरी में, तो उसको एबायोटिक रिसोर्स में इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बेसिस ऑफ देयर एक्सॉस्टिबिलिटी के आधार पर देखिए हम देखते हैं। तो वैसे रिसोर्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इजीली रिन्यू हो जाते हैं, और रिन्यू किस प्रकार होता है? फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से या मैकेनिकल मेथड से वो रिन्यू हो जाते हैं, तो उनको रिन्यूएबल रिसोर्स के नाम से जाना जाता है। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड के द्वारा वो हमारे रिसोर्स हमारे इन्वायरमेंट में इजीली रिन्यू हो जाते हैं और बहुत शॉर्ट पीरियड में, तो उसको हम क्या बोल देंगे? रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इसमें आ जाएगा आपका सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर एंड विंड एनर्जी देखते होंगे कि हम कितना भी सोलर पैनल देखते होंगे, लगाते होंगे, तो क्या है उसमें फिर से जब बन जाता है तो क्या फिर से लगाने जाते हैं सोलर, तो क्या बोलता है कि नहीं हम अब नहीं, एक बार यूज कर लिया आप उसको अब नहीं दोबारा यूज कर सकते हैं, हमेशा ये खत्म नहीं होगा आपका। इसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। अब हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल किसको बोलेंगे? ऐसे सब्सटेंस जो कि हमारे नेचर में प्राप्त हो लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल हो। अब नॉन रिन्यूएबल मतलब कि वो रिन्यू नहीं होता हो, और रिन्यू भी होगा तो बहुत सारा माने कि मिलियंस ईयर लग जाएगा। जैसे कि कोल फॉर्मेशन देखते हो कि मिलियंस ईयर लग जाता है। कोल फॉर्म होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन वो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। हजारों हजार लाखों साल लग जाते हैं उसमें बनने में। तो क्या है, अब मान लिया आपको कहीं सारा कोल खत्म हो गया, पूरे पृथ्वी पर कोल खत्म हो गया, और जब कोल खत्म हो गया और आपको कोल की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप उसमें यूज कर सकते हो? आपको मिलियंस ईयर वेट करना पड़ेगा, नहीं कर सकते हो। कहीं से भी खोजते रह जाओगे, नहीं मिल पाएगा कोल। तो इसको हम लोग ऐसे रिसोर्स को बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिन्यूएबल क्लियर हो गया। इसमें जो रिन्यू होता हो अभी शॉर्ट पीरियड में बाई फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड के द्वारा, तो उसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो पावर। नेक्स्ट हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल में आपका कि वैसे रिसोर्स जो हमारे नेचर में इजीली नहीं हो पाते हैं, रिन्यू नहीं हो पाते हैं, एक बार यूज करने पर उसको फिर दोबारा यूज हम नहीं कर सकते। जैसे कि आपका ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो क्या हो जाएंगे? ये नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। चलिए और दोनों ये देख लिए, दो बेसिस हो गया आपका ओरिजिन और एक्सॉस्टिबिलिटी। नेक्स्ट देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। वो दो दो था, इसमें चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। अब इंडिविजुअल यानी कि एक किसी एक के पास होगा, जैसे कि आपका कार कार मान लीजिए आपका है, उस पर किसी एक मालिक का अधिकार होगा, या तो आप होंगे या कोई और होगा। तो आपका पेन ही है, पेन आपका इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाएगा। मोबाइल फोन है, इंडिविजुअल रिसोर्स में आ जाएगा।
ऐसे रिसोर्स जो उसका कोई मालिक एक हो तो क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। क्लियर हो गया, इंडिविजुअल किसको बोलेंगे, वैसे रिसोर्स जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। उसके ये दूसरा कोई नहीं हो, एक से बढ़ ज्यादा दूसरा कोई नहीं हो, इंडिविजुअल हो जाएगा। जैसे कि लैंड, हाउस, कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कम्युनिटी या रिसोर्स, अब कम इसमें तो इंडिविजुअल में एक थे, लेकिन उससे हम लोग कुछ और लोग मिलके इसको ऐसे रिसोर्स को बनाते हैं। जैसे कि अब हमारे ग्रेजिंग पार्क हो गए। अब ग्रेजिंग पार्क में कोई सारे चरवाहे लोग ये अपनी गाय भैंस को लेकर ग्रेजिंग पार्क में ग्रेजिंग कराते हैं। तो कुछ को क्या होता है कि एक कम्युनिटी द्वारा उत्पन्न किया गया हुआ फील्ड होता है। तो ऐसे रिसोर्स उसका मालिक कोई एक तो नहीं है, उसका मालिक 100 लोग, 50 लोग, या एक कोई सोसाइटी हो गया। तो वो वैसे रिसोर्स क्या हो जाएंगे, एक कम्युनिटी या रिसोर्स हो जाएगा। जैसे कि ग्रेवयार्ड, ग्रेजिंग लैंड और पॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्कूल भी है, क्या होता है, कम्युनिटी और रिसोर्स। स्कूल किसी एक का नहीं होता है, कम्युनिटी में आता है वो। फिर हो जाएगा नेशनल रिसोर्स। और नेशनल रिसोर्स देखिए बहुत अच्छा, नेशनल और इंटरनेशनल बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें नेशनल रिसोर्स किसको बोलेंगे, ऐसे रिसोर्स जो किसी एक नेशन को प्रेजेंट करता हो। नेशन, उस नेशन के कंट्रोल में उसको वो आता है। जैसे कि वो इंडिया ही है, इंडिया के लैंड बाउंड्री में अब कोई भी आपको सब्सटेंस, मान लीजिए लोहा ही लोहा का आयरन और मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडिया का हो जाएगा। उसके लैंड बाउंड्री मिला तो वो इंडिया का। उस पर ब्राजील और चीन और जापान, पाकिस्तान ये कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाउंड्री में प्राप्त हुआ वो उसका हो जाएगा। फॉरेस्ट, रेलवेज हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो जाएगा। ये जो होते हैं सारे किसके कंट्रोल में होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को बोलेंगे क्योंकि अब जैसे कि मान लीजिए सी में, बीच सी में, यहाँ पर सी मान लीजिए, अब इस बीच सी में कहीं पर भी कुछ पेट्रोल मिलना प्राप्त हो जाएगा। तो क्या उस पर बीच सी में प्राप्त हुआ, उसके अंदर आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर प्राप्त होगा तो वो नेशनल होगा, और कहाँ पर प्राप्त होगा तो इंटरनेशनल होगा, बताएंगे हम आपको मैप के माध्यम से। तो वैसे रिसोर्स जो कि किसी खास नेशन को प्रेजेंट नहीं करता हो, किसी एक नेशन को प्रेजेंट नहीं करता हो, तो वैसे रिसोर्स बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। उस पर इक्वल इक्वल सारे कंट्री का अधिकार रहेगा। मान लीजिए इंडिया का मैप है, अब इंडिया का मैप में आप कब कहेंगे कि ये इंडिया का रिसोर्स है और कब कहेंगे इंडिया के रिसोर्स नहीं है। देखिए ये लैंड बाउंड्री आप देख रहे होंगे, ये लैंड बाउंड्री, इंडिया का लैंड बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो जाएगा श्रीलंका और ये इंडिया का लैंड बाउंड्री हो जाएगा। ये इंडिया के लैंड बाउंड्री में आप इसके अंदर में जो प्राप्त हुआ तो वो प्राप्त ही हुआ, इस देश का हुआ ही। लेकिन देखिए यहाँ से इसका जो लैंड बाउंड्री है, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल यानी कि 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, ये देख रहे होंगे कहीं से भी आप ले लीजिए, सी में कहीं से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी 12 नॉटिकल माइल, यहाँ पर भी 12 नॉटिकल माइल, यहाँ पर भी 12 नॉटिकल माइल, कहीं पर भी सी में 12 नॉटिकल माइल में अगर कुछ भी प्राप्त होता है तो किस देश का होगा, इस देश का होगा। अगर इसके नजदीक में 12 नॉटिकल माइल में कुछ भी प्राप्त हो गया, आपका पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम कुछ भी प्राप्त होने लगा तो ये किसका हो जाएगा, इस देश का हो जाएगा। और यहाँ से इसके बाउंड्री से 200 किलोमीटर तक ये फिशरिंग और ड्रिलिंग का काम कर सकता है। फिश यानी मछली पालन और मतलब कुछ ड्रिलिंग व्रिलिंग भी कर सकता है यहाँ पर 200 किलोमीटर तक। और इसके अगर 200 किलोमीटर बाद में जो होगा, मान लीजिए यहाँ तक 200 किलोमीटर इस इंडिया का हुआ, अब इसके बाद में ये सारे जितने हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरनेशनल। इस पर कोई भी किसी का अधिकार नहीं होगा। और कुछ भी प्राप्त होता भी है तो किसका हो जाएगा, इंटरनेशनल लेवल को चला जाएगा। ये पूरे कंट्री को इक्वल इक्वल भाग में इसको मिलेगा। बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलप कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है। इस बार भी 4 भागों में इसको रिसोर्स को बांटा गया है। फर्स्ट हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्स। आप पोटेंशियल रिसोर्स वैसे रिसोर्स को बोलेंगे, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई कोई एक बच्चा है, वो पीछे बैठता है, पीछे बैठकर बहुत सारे बात करता है, यही सब
मतलब कि मस्ती ज़्यादा करता है। तो सर क्या बोले उसको कि उस बच्चे के अंदर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, लेकिन वो उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है। बोलते हैं ना कभी कि उसमें पढ़ने की ज़्यादा पढ़ सकता था, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहता, बोलते हैं ना सर हमारे। तो वह इस उसी से आप लीजिए कि जैसे कि मान लिया आप सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे होंगे। सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम लोग सारे सोलर एनर्जी यूज़ कर लेते हैं? जितने भी हमारा सूर्य से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हम सारे जगह सोलर पैनल लगा के बैठे हुए हैं? नहीं बैठे हुए हैं ना। तो हम लोग उसका ज़्यादा यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं है। उतने फ्यूचर में हम लोग फ्यूचर में आगे कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण अभी हम नहीं कर पाए, लेकिन उसका आगे हम एडवांस कर सकते थे। तो वैसे रिसोर्स जिसको हम और अच्छे तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, और फ्यूचर जनरेशन में तो पक्का है कि करेंगे ही करेंगे। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल रिसोर्स। देख लिए, मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्स जैसे कि उसको अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगा, उसका पूरा पूरा यूज नहीं आप कर पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्स। जैसे सोलर एनर्जी, इट्स एक नया नेक्स्ट हो जाएगा डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स, ये रिसोर्स होता है कि वो आप उसको यूज करते हैं, उसकी आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी सब मालूम होती है। आपको उसको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से नहीं से कहाँ से उसको प्राप्त करना है, कितने अमाउंट में यूज करना है, सारा उसको पूरा डिटेल्स आपको पता होता है। उसको क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कि आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में आपको क्या हो जाएगा कि जितने भी आप देखते होंगे कि यहाँ से प्राप्त पेट्रोलियम किया जाता है, यहाँ से नहीं प्राप्त, यहाँ पर पेट्रोलियम है। तो ये आपको सारा उसका क्वांटिटी पता है कि यहाँ से उसको प्राप्त किया जाएगा, कैसे उसको निकाला जाएगा, किस तरह से उसको प्योरीफाई किया जाएगा, उसका सारे डिटेल्स आपको पता है। तो ऐसे रिसोर्स क्या बोलेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स। इसमें जो पोटेंशियल होता है, इसमें आपका क्वांटिटी और क्वालिटी मालूम थी, नहीं थी। इसमें आप पता कि कितना हम लोग अमाउंट में उसको यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं। सोलर एनर्जी आपको कितना प्राप्त कर सकते हैं, सारा जगह लगा दें तो आपका कोई अनुमान ही नहीं है कि कितना प्राप्त होगा। तो उसी प्रकार से ये डेवलप्ड रिसोर्स को कहेंगे कि जैसे कि वो उसी क्वालिटी और क्वांटिटी पता हो, और वो हमारे लाइफ में अभी बहुत अभी डेवलप्ड करके अभी हमारे पास बहुत सारे यूज में अभी लगा हुआ है। पोटेंशियल डेवलप देख लिया, अब देखेंगे स्टॉक। स्टॉक वैसे रिसोर्स को जिसकी अभी हमारे पास इच्छा है उसको करने के लिए, लेकिन हम जानते हैं कि हो भी जाएगा, लेकिन हम उसको अभी कर नहीं पा रहे। अच्छी टेक्नोलॉजी है, कर भी पा रहे हैं तो अभी उतना सस्ता में नहीं कर पा रहे जितना में हम लोग को चाहिए। मान लीजिए जैसे कि आप देखे होंगे H2O का एग्जाम्पल ले लीजिए। H2O का एग्जाम्पल मान लीजिए वाटर। और आप जानते हैं कि H2O में दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता है। अब मान लीजिए कोविड काल में बहुत सारे ऑक्सीजन का क्राइसिस हो गया, हुआ था कि नहीं हुआ था। तो क्या बहुत सारे लोग मारे गए ऑक्सीजन की कमी से। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिसके कारण हम हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं, तो क्या उस वक्त इतने हम लोग का क्राइसिस होती, नहीं होती। बहुत सारा संख्या में हम लोग में ऑक्सीजन बैरल में भर देते ऑक्सीजन, लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके कारण हम लोग कर पाए। लेकिन हमको क्या, हम लोग को पता है कि नहीं है कि हम लोग कर सकते हैं ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, और अलग एक नया गैस ऑक्सीजन को हम लोग उसका यूज अलग कर सकते हैं और हाइड्रोजन का यूज अलग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एम, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण क्या हो गया, ये मिशन हमारे पास फेल हो जाता है। और होता भी देख, बहुत कुछ लोग बोलते हैं कि लैब में हुआ था, लैब में हुआ था, लेकिन वो क्या होता है कि इतने कम पैसे में नहीं हो पाता है, पैसे लगते ज़्यादा। और जिसके कारण उसको हम लोग इतना, हम ऐसे ऑक्सीजन जो प्योरीफाई किया जाता है वो क्या उस नॉर्मल कम ही पैसे में हो जाता है। लेकिन ये जो होता है टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी और सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो क्या होता है कि अप्रोप्राइट नहीं कर पाता है हमारे साथ। देख लिए कि स्टॉक कैसे बोले, उसको बोलेंगे जो कि हमारे पास अभी उसका ह्यूमन नीड्स को अभी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए, लेकिन उसको जरूरत है, ह्यूमन को जरूरत है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे अच्छी टेक्नोलॉजी होने का। ये अब रिजर्व। रिजर्व वैसे रिसोर्स बोले जिसको हम फ्यूचर जनरेशन के लिए यूटिलाइज में लेने के लिए फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ देते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हो जाएगा आपका रिवर। रिवर का वाटर देखते हो कि उसका
क्या करते हैं हम लोग, ये कहीं स्टोर कर देते हैं, डैम में स्टोर करके डैम बना देते हैं। उसको फ्यूचर जनरेशन आने पर क्या करते हैं, उसको उसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने लगते हैं हम लोग डैम में। फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाना, फिर उस वाटर को क्या कर देते हैं कि कहीं कहीं जगह पर जहाँ पर पानी की कमी होती है सिंचाई में, फिर या कहीं भी पीने के पानी में भी उसको डिलीवर कर दिया जाता है। देख लिए कि किस प्रकार से वो हमारे स्टेटस को, डेवलपमेंट के स्टेटस को बढ़ाने में हमारे पास रिसोर्स का कैसे महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेवलप्ड कैसे करें, रिसोर्स को कैसे डेवलप करें। रिसोर्स को हम लोग किस प्रकार से रिसोर्स को हम लोग डेवलप कर सकते हैं, तो इसमें आपका 3 पॉइंट मेन पॉइंट है, 3 जिससे हम लोग रिसोर्स को अगर ये करते हैं तो रिसोर्स हमारा डेवलप होता है। पहले देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्यों नहीं हो पा रहा है। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास, देखिए कुछ ग्रीडी और सेल्फिश लोग क्या करते हैं, रिसोर्स को बहुत सारा मतलब बिना मतलब के यूज करते रहते हैं, बिना कोई मतलब नहीं है लेकिन फिर भी वो यूज करते हैं। लेकिन तो वैसे वो क्या हो रहा है कि रिसोर्स क्या हो रहा है, वो घट रहा है उसका जहाँ यूज होना चाहिए वहां से नहीं यूज होकर कहीं और यूज हो जा रहा है। ये देख लिए। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, जो इसी कारण भी हमारे पास रिसोर्स डेवलप नहीं हो पा रहा है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कि ये क्या करता है, सोसाइटी को डिवाइड करने का काम कर देता है। रिसोर्स जो होता है, अब किसी एक के पास चला गया, बहुत सारा मिनरल्स प्राप्त हो गए उसको, और कुछ के पास कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो क्या करेगा उस सोसाइटी को, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, दो भागों में डिवाइड कर। तो क्या ये सोसाइटी जब डिवाइड होगी तो क्या उसके कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। हमारे पास अगर मान लिया हम देखते हुए कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ बोला गया है, क्यों बोला गया है, इसको कुछ तो रीजन होगा ना। तो मान लीजिए आप सोसाइटी को डिवाइड कर दे रहे हो तो उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो उन दो के कारण क्या होता है कि हमारा रिसोर्स डेवलप नहीं हो पाता है। और थर्ड में हो जाएगा, ये मान लीजिए बहुत सारा उसको बिना मतलब के यूज कर लिया, ये क्या अगर सोसाइटी को डरते, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि जो नहीं करेगा वही फेस करेगा। इन्वायरमेंट तो आप नहीं देखता ना कि कौन यूज कर रहा है कौन नहीं यूज कर रहा है, उसका आप अब ओजोन डिप्लेशन हुआ हो रहा है तो क्या आप सब लोग कर रहे हैं क्या, कोई उसमें कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके कारण हमारा ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, फिर ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, फिर बहुत सारे पॉल्यूशन उत्पन्न हो रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसको लेकर क्या हुआ कि 1992 में एक रायो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका एक सिटी है, वहां पर क्या हुआ, एक अर्थ समिट हुआ। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह से किया जाए, इस पर बहुत सारी एक एक पॉइंट बहुत सारी गौर किया गया कि किस तरह से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो, इन्वायरमेंट खराब नहीं हो, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं हो। तो सस्टेनेबल नहीं होता क्या है, ऐसे डेवलपमेंट जिसमें हमारा सब सब हो लेकिन फ्यूचर जनरेशन में कोई इफेक्ट नहीं करे। इसमें क्या करते हैं कि ज्यादातर रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल की बहुत कम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पास फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर होते हैं, वो भी उनके लिए कुछ बच जाता है रिसोर्स, ताकि वो यूज कर ले, आगे चलकर कोई कमी नहीं हो रिसोर्स की। तो सस्टेनेबल देख लिया कि बिना किसी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ गड़बड़ किए कोई भी हमारे पास डेवलप्ड हो जाए, कुछ भी डेवलप हो जाए, कोई भी हमारा काम हो जाए, तो वैसे रिसोर्स को बोलेंगे, वैसे डेवलपमेंट को बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी को लेकर रायो डी जेनेरियो एक सिटी है ब्राजील की, वहां पर क्या हुआ था, एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वहां से एजेंडा 21 गठित हुआ। एजेंडा 21 में क्या हुआ था कि सारे मतलब 100 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और एजेंडा 21 को गठित किए थे कि इसमें सारे लोग न, एक डिक्लेरेशन साइन किए थे कि सारे लोग इसको मिल के अच्छे तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे, और इसको बारे में बताया कि कैसे इसको किया जाए कैसे नहीं किया जाए। यही उसमें उस वक्त हुआ था 1992 में रायो डी जेनेरियो ब्राजील में जो कि सिटी है। तो अब हम देख लेंगे कैसे डेवलप, अब इसको रिसोर्स को किस तरह से प्लान किया जाए, किस तरह से प्लानिंग किया जाए ताकि ये हमारे
एक दूसरे से, अब मान लीजिए कि रिसोर्स किसी भी चीज को मान लें आपके पास पैसा है तो उसको एक प्लान के अनुसार कुछ करोगे ना उस पैसा का यूज। तो इसी इसी को लेकर एक रिसोर्स प्लानिंग बनाया गया है, रिसोर्स प्लानिंग किस तरह से रिसोर्स को हम लोग यूज करें ताकि उसका सही सही अच्छे से यूज हो जाए। तो हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स को पहले प्लान क्यों करते हैं, क्यों हम लोग ऐसे भी क्या कर सकते थे क्या। तो देखिए इसका आंसर है क्या, ऐसे हम नहीं कर सकते। अगर ऐसे करें तो कुछ हो गया फिर बाद में इधर उधर होने लगेगा, बहुत सारे धांधली होने लगेगा, कुछ लोग वो लेकर इधर चले जाएंगे, इसी तरह होना था वो सब ब्रिटिश ब्रिटिश काल जैसा फिर होने लगेगा। तो इसको एक प्लान के अनुसार इसको किस तरह से यूज करना है, कितने अमाउंट में यूज करना है, इसको एक प्लान बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इक्वल और इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और हमारे जो प्लान नहीं करता है अनइक्वल हो जाएगा। और इवन डिस्ट्रीब्यूशन कोई बोलेगा कि हम इतना लेंगे, तो कोई बंदूक दिखाएगा बोलेगा कि हम 2 केजी लेंगे, मान लीजिए कोई आयरन और तो बोलेगा 2 केजी हम लेंगे, इसको एक ही केजी तो क्या है, इससे बहुत सारे फिर वही ब्रिटिश काल वाला हो जाएगा। तो इसको लिए क्या बनाया गया है, एक प्लान बनाया गया किस तरह से इसको यूज करना है। तो इसको क्या होता है, इक्वल एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम ताकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसको क्या हो जाता है कि नेशनल स्टेट और रीजनल एंड लोकल लेवल तक इसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है हमारे कंट्री में भी और इससे विदेश में भी जाता है ये। और मान लिया पैसे की जरूरत है तो क्या करेंगे हम, इसको कोई भी देश को जरूरत है तो उसे हम लोग रिसोर्स को दे देंगे और पैसे को ले लेंगे और हमको जिसको जरूरत होगी। तो देख ले कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरत है हमारे लाइफ में। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग किया गया है। देखिए इंडिया में 3 स्टेप रिसोर्स प्लानिंग किया गया है, 3 तरह से। देखिए फर्स्ट हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहले उसको हम खोजेंगे कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है रिसोर्स। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ यहाँ पर रिसोर्स है कि नहीं है, कितना अमाउंट में है, उसकी थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे कि हाँ यहाँ पर रिसोर्स है या नहीं है, उसको खोजेंगे। फिर मान लीजिए रिसोर्स मिल गया कि हाँ यहाँ पर आयरन हो रहा है या अल्युमिनियम है या कोई दूसरा ही है, मान लीजिए कोई भी रिसोर्स है, सब्सटेंस है वहाँ पर। तो उसको प्लान करें कि किस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, इसको माइनिंग करके निकालना है या कैसे निकालना है, उस पर हम प्लान बनाएंगे। किस तरह से इसको फिर प्योरीफाई करना है, कितने अमाउंट में निकलेगा, क्या इससे फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, सारा इस पर प्लान किया जाएगा। फिर सारा जब चीज हो जाएगा, प्लान हो जाएगा, मिल जाएगा तो टोटली हम लोग जब हाथ में हमारे रिसोर्स है तो क्या किया जाएगा उस वक्त, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका किया जाएगा रिसोर्स का। टोटल एक छोटे छोटे पार्ट में देखे ना हम यहाँ पर देखिए कि उसको रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, लोकल लेवल पर और स्टेट लेवल पर उसको क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा छोटे छोटे। अब मान लीजिए आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान में विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और वहीं पर मान लीजिए छत्तीसगढ़ देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ कि बहुत सारे खनिज है, मिनरल्स है। तो मान लीजिए अब राजस्थान वाला बोले कि हम आपको विंड नहीं दें, तो क्या वहाँ से वो देगा, नहीं देगा। तो इसलिए यहाँ पर भी एक्सपोर्टिंग का काम, डिलीवर का काम, टोटल जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम होना जरूरी है। तो इसलिए इसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर प्लानिंग स्ट्रक्चर करना पड़ता है, फिर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ट्रांसपोर्टिंग करके। तो हम लोग देख लिए, अब एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे